चलो आज हम देखेंगे मनरेगा के बारे में। ये मनरेगा के रिगार्डिंग अभी करंट अफेयर में तुम लोग सुन रहे होगे, न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि इसका नाम बदल दिया गया है। तो बेसिक जो मनरेगा के प्रोविजंस थे ना वो एज इट इज़ हैं, बस थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं तो वो हम देख लेंगे। तो हमारा टॉपिक बन जाएगा आज का मनरेगा बिकम्स वीवी रामजी एक्ट। ये वीवी जी रामजी एक्ट, इसका नाम बदल कर दिया गया है। पहले नाम इसका मनरेगा था, अब इसका नाम हो गया है वीवी जी रामजी। ठीक, तो पहले मनरेगा के बारे में देखते हैं, फिर ये जो नया नामकरण किया गया है उसके बारे में देख लेंगे कि अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ है। तो मनरेगा मनरेगा का फुल फॉर्म देखो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक, ये 2005 में एक्ट पास हुआ था। ये गारंटी करता है, क्या गारंटी करता है? राइट टू वर्क, मतलब काम करने का अधिकार ये दे रहा है। किसको दे रहा है? रूरल सिटीजन ऑफ इंडिया को। ध्यान रखना, यहाँ पे यूपीएससी फंसाएगा कि अर्बन सिटीजन को भी दे रहा है क्या, तो नहीं, सिर्फ गांव में रहने वाले लोगों को काम करने का अधिकार देता है मनरेगा। ठीक, गारंटीज राइट टू वर्क टू रूरल सिटीजन ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, बार बार हम बोल रहे हैं रूरल सिटीजन, गांव में जो लोग रहते हैं उन्हीं को देगा काम, शहर के लोगों को काम नहीं देगा। कितने दिनों के लिए काम देगा? तो एक साल में 365 दिन होते हैं ना, तो एक साल में 100 दिन का गारंटी है कि काम मिलेगा। जो काम मांगने जाएगा कौन? रूरल हाउस होल्ड का कोई भी इंसान, वो अगर काम मांगने गया है मनरेगा के अंडर तो उसको 100 दिन का काम मिलेगा, ये गारंटी है। और कैसा काम मिलेगा, यहाँ भी यूपीएससी फंसा सकता है। अनस्किल्ड जॉब मिलेगा। अनस्किल्ड जॉब मतलब जो लेबर इंटेंसिव जॉब होता है वैसी जॉब मिलेगी, इसमें कोई स्किल का रोल नहीं है। तो अनस्किल्ड जॉब देता है मनरेगा, ध्यान रखना। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, मिलेगा किनको किनको। तो पहले बात तो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, 18 साल उनका एज पूरा हो जाना चाहिए, वो काम करने के लिए इच्छुक होने चाहिए, विलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क, मतलब वो चाहते हो कि हम काम करें। और कैसा काम मिल रहा है? अनस्किल्ड वर्क, तो वो काम अनस्किल्ड काम करने के लिए तैयार हो, उनकी इच्छा हो कि वो अनस्किल्ड काम करें, उनको मिलेगा। और किस रीजन के लोगों को मिलेगा? तो रूरल रीजन के, रूरल हाउस होल्ड के मेंबर्स को मिलेगा। जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनमें जो 18 साल के लोग हैं, जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और जो अनस्किल्ड काम करना चाहते हैं, उनको ये जॉब देता है मनरेगा। ध्यान रखना, गांव में रहने वाले लोग और अनस्किल्ड जॉब मिलता है। मनरेगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है। अब मनरेगा के कुछ की प्रोविजंस देखो कि इस एक्ट के प्रोविजंस क्या क्या हैं। पहला प्रोविज़न तो यही है कि अगर आपको 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। मान लो आज हम गए मनरेगा में एप्लीकेशन फाइल किए कि सर हम गांव में रहने वाले इंसान हैं, मेरी एज 18 साल हो गई है, हम अनस्किल्ड काम करना चाहते हैं और हम इंडियन सिटीजनशिप भी है हमारे पास, हम इंडिया के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, हमको काम दीजिए। एप्लीकेशन डाल दिए। अब 15 दिन के अंदर हमको काम देना मैंडेटरी है। अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो 16वें दिन से मेरा कंपनसेशन शुरू हो जाएगा। सरकार कंपनसेशन देगी कि हम आपको काम नहीं दे पाए। 15 दिन के अंदर मिनिमम सरकार को काम दे देना है। अगर वो नहीं देगा काम तो कंपनसेशन मिलता है, ध्यान रखना। दूसरा प्रोविज़न देखो कि पेमेंट जो है ना मनरेगा में वीकली बेसिस पे मिलता है। मान लो हम काम किए तो हर एक वीक में हमको पेमेंट मिलेगा, हर एक सप्ताह के बेसिस पे पेमेंट चलता है, पेमेंट मिलता है। यहाँ मंथली सैलरी नहीं आती है, यहाँ पे वीकली पेमेंट होता है। तो वीकली पेमेंट मिलेगा और वीकली पेमेंट में भी डिले नहीं होना चाहिए। अगर 15 दिन से ज़्यादा का डिले हो गया तो फिर कंपनसेशन मिलेगा। क्लियर हो गया? एक हफ्ते के अंदर पेमेंट मिल जाना चाहिए, अगर नहीं मिला, डिले हो गया तो वापस से कंपनसेशन दीजिए। 15 दिन से ज़्यादा अगर आप डिले कर दिए हैं किसी का पेमेंट तो। ठीक, तीसरा प्रोविज़न देखो तो कि ये मनरेगा की जो प्लानिंग होती है ना, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है। डिसेंट्रलाइज मतलब पॉलिटी में हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पढ़ते हैं ना, कि कुछ पावर सेंटर्स के पास हैं, फिर स्टेट्स के पास हैं, फिर इसी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को हम और इनलार्ज करने के लिए 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन हम किए थे। तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब पावर नीचे आ रहा है, सारा पावर इकट्ठा सेंटर के पास कंट्रोल में नहीं है कि सब कुछ सेंटर ही कंट्रोल कर रहा है। तो मनरेगा की जो प्लानिंग है ना वो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है। कैसे? जो सबसे नीचे के लेवल का गवर्नेंस है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सबसे नीचे
के गवर्नेंस स्ट्रक्चर में आते हैं ना, सबसे लोअर टियर के गवर्नेंस स्ट्रक्चर में वो आते हैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का लीड रोल दिया गया है मनरेगा में। यही बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई करते हैं कि किसको मनरेगा में काम दिया जाएगा। पूरा मनरेगा को यही इम्प्लीमेंट करते हैं गांव वाले रीजन में। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मनरेगा को इम्प्लीमेंट करने में, और इसीलिए इसको हम डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कहते हैं कि प्लान ऊपर से नहीं बन रहा है, नीचे बन रहा है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट कर रहा है ना मनरेगा को। सारा कुछ पैसा, फंडिंग, डायरेक्शन सब कुछ सेंटर देता है, लेकिन इम्प्लीमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन करता है। इसलिए इसको हम डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अप्रोच वाला स्कीम भी कहते हैं। अगला प्रोविज़न देखो, इसी मनरेगा एक्ट में एक मनरेगा एक्ट का सेक्शन 17 है। एक्ट के अलग अलग सेक्शन होते हैं ना, तो वो अलग अलग सेक्शंस हमारे काम के नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस काम के हैं जो तुमको अभी इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो सेक्शन 17 अगर हम मनरेगा के एक्ट का देखें तो वो मैंडेटरी करता है कि सोशल ऑडिट हमको करवाना है। सोशल ऑडिट मस्ट है कि मनरेगा में होना चाहिए। अब ये सोशल ऑडिट क्या है, तुम लोग को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, हम होने नहीं देंगे। देखो यहाँ लिखे हुए हैं। सोशल ऑडिट क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे सिटीजन्स, एनजीओज़ और गवर्नमेंट तीनों की एजेंसी मिलकर सिस्टमेटिकली रिव्यू करती है, इवैल्यूएट करती है कि गवर्नमेंट का कोई भी प्रोग्राम है या स्कीम है वो सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, उसमें कोई करप्शन है कि नहीं, किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं है। तो सोशल ऑडिट एक ऐसा ऑडिट है जिसमें ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सरकार के 4-5 ऑडिटर आएंगे, सरकार के कुछ ऑफिसर आएंगे और वो ऑडिट करके चले जाएंगे, नहीं, वो तो नॉर्मल ऑडिट है। सोशल ऑडिट मतलब सोसाइटी के लोग भी इस ऑडिट में शामिल होते हैं, जैसे कि हम सिटीजन्स भी शामिल हो सकते हैं, एनजीओज़ भी शामिल होती है और सोशल ऑडिट किया जाता है। तो सिटीजन्स भी है, एनजीओज़ भी है और गवर्नमेंट भी है, तीनों है। तो करप्शन के चांसेस नहीं होते हैं। नहीं तो मान लो सरकार का ही 4 ऑफिसर आया, ऑडिट करके चला गया, उसमें करप्शन था, सरकार का वो चारों ऑफिसर भी करप्ट निकला, ऑडिट के नाम पे कुछ नहीं हुआ। तो सोशल ऑडिट से ट्रांसपेरेंसी आती है। सोशल ऑडिट हमारा गवर्नेंस का एक टॉपिक है। गवर्नेंस पढ़ना है ना हमको GS2 में, उसका एक पूरा टॉपिक है सोशल ऑडिट, उसको हम गवर्नेंस में कवर करेंगे। अभी के लिए सोशल ऑडिट बेसिक डेफिनेशन तुमको हम बता दिए हैं कि इसमें सोसाइटी के लोग भी शामिल होते हैं, जैसे हम तुम भी हो सकते हैं, एनजीओज़ भी हो सकती है और सरकार के लोग तो रहते ही हैं। और जब तीनों मिलते हैं तो करप्शन का चांस नहीं होता है। तो मनरेगा में का जो सेक्शन 17 है मनरेगा एक्ट का, वो मैंडेटरी किया हुआ है कि इसमें सोशल ऑडिट होना चाहिए। ये इसका एक और प्रोविज़न है। अगला प्रोविज़न देखो, काम दे रहा है मनरेगा, कितने दिन का काम दे रहा है, 100 दिन का काम दे रहा है। काम जो तुमको मिलेगा ना, तुम्हारे घर के 5 किलोमीटर के रेडियस के अंडर में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा गांव है यहाँ और तुमको काम दे दिया गया 50 किलोमीटर दूर, ऐसा नहीं करना है। 5 किलोमीटर घर के रेडियस में काम देना है। वर्क विद इन 5 किलोमीटर टू रेसिडेंस। तुम्हारा जो घर है ना, रूरल हाउस होल्ड जो तुम्हारा है, उस गांव के घर के तुम्हारे 5 किलोमीटर के अंदर में ही तुमको काम मिलना चाहिए, ठीक। अगला प्रोविज़न देखो, इसमें फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन भी है। 1/3 सीट्स जो हैं वो फीमेल के लिए रिजर्व है, मतलब 1/3 काम जो है वो सिर्फ फीमेल्स को अलॉट किए जाएंगे, ये ध्यान रखना। और वेजेस जो इसमें रिवाइज़ किए जाते हैं वो CPI एग्रीकल्चर लेबर के फार्मूला पर रिवाइज़ किए जाते हैं। अब इसको ध्यान से सुनना, सबकी सैलरी बढ़ती है। मान लो हम 5 साल से कहीं काम कर रहे हैं तो 5 साल से सेम ही सैलरी तो रहती नहीं है, सैलरी बढ़ती है। तो मनरेगा में भी जो वेजेस मिलता है ना काम करने वाले लोगों को, जो पेमेंट मिलता है वो बार बार ऊपर नीचे बैलेंस होते रहता है, मतलब बढ़ते रहता है। इन्फ्लेशन के आधार पे वो बढ़ते रहता है, इंक्रीज़ होते रहता है। तो जो मनरेगा में वेजेस मिलते हैं वो इंक्रीज़ कैसे होता है, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर वाला। याद करो, इकोनॉमिक्स कराए हैं ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI AL, CPI AW, RL सब कराए हैं। तो ये इस पॉइंट को यहाँ तुमको हम डिटेल से नहीं समझा पाएंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक होता है, हम डिटेल में इसको इकोनॉमिक्स में कर चुके हैं। तो बस अभी के लिए इतना समझो। अगर क्लियर नहीं हो रहा है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर वाला, तो अभी के लिए बस इतना समझो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो इंडेक्स है जिसमें कि हमको कोई सामान कितने में ख़रीदने को मिल रहा है उसको हम बोलते हैं। मान लो कुरकुरे का पैकेट है, उसकी प्राइस कितनी है, 5 रुपए की है,
तो हम कौन हुए कुरकुरे के? हम कंज्यूमर हुए ना, हम ही तो कुरकुरे खरीद कर लाएंगे, कंज्यूम कर लेंगे। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिटेल लेवल पे नापा जाता है, ठीक है, कि मार्केट में नॉर्मल लोगों को वो प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है। मान लो 10 रुपए की पेन है, तो मेरे लिए 10 रुपए दाम हो गया, तो हम कंज्यूमर ही तो हैं, हम तो रिटेल लेवल पे ही दुकानदार से पेन खरीद रहे हैं ना। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो प्राइस इंडेक्स है ना, वो कंज्यूमर के लेवल पे, रिटेलर लेवल पे प्राइस को चेक करता है। और इसी का एक सेक्शन है एग्रीकल्चर लेबर, कि एग्रीकल्चर लेबर के आधार पे वो भी प्राइस चेक करता है, जो कि इकोनॉमिक्स में हम डिटेल में किए हुए हैं। तो जो मनरेगा में वेजेस को रिवाइज किया जाता है कि कितना पेमेंट बढ़ाना है, उस रिवीजन के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एग्रीकल्चर लेबर, CPI AL का इस्तेमाल करके इसके पेमेंट को रिवाइज किया जाता है, मनरेगा में वेजेस को रिवाइज किया जाता है। ये इसका 7th प्रोविज़न हो गया। तो ये इसके कुछ बेसिक प्रोविजंस थे जो इस एक्ट के इम्पोर्टेंट थे, जो तुमको हम बता दिए, ठीक। अब आगे देखते हैं, मनरेगा एक्ट है तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। पहली बात तो ये गांव के लोगों को राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार दे रहा है कि तुमको हम काम देंगे। दूसरा, रूरल इकोनॉमी में लाइवलीहुड जनरेट कर रहा है, उनको अपॉर्चुनिटी दे रहा है काम करने का, तो गांव में जॉब क्रिएशन हो रहा है। अब जॉब क्रिएशन होगा तो जो लोग काम करेंगे उनके हाथ में पेमेंट मिलेगा, उनको पैसे मिलेगा। अब उनको पैसा मिलेगा तो वो पैसा इकोनॉमी में खर्च करेंगे, इकोनॉमी में खर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ खरीदेंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे तो इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होगी, तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, रूरल ग्रोथ होगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। तो ये रूरल इकोनॉमी में लाइवलीहुड जनरेट कर रहा है, ठीक। अगला पॉइंट देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब गांव में देखो लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गांव में काम कर रहा है ना, जैसे कोई लेबर को काम मिल गया कि आपको ये बिल्डिंग बनानी है, कोई लेबर को काम मिल गया कि आपको ये पानी की टंकी बनानी है। तो इससे गांव में जो काम हो रहा है, ये जो गांव के लोग काम कर रहे हैं, देखो ध्यान से समझना, मनरेगा जॉब किसको दे रहा है? रूरल हाउस होल्ड को दे रहा है। फिर से 5 किलोमीटर के रेडियस में दे रहा है, 5 किलोमीटर जो उनके घर का रेसिडेंस है उनके रेडियस में दे रहा है। तो भैया ये गांव में ही तो डेवलपमेंट कराएगा, गांव में ही तो ये लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। और काम कर रहे होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठ के वो काम कर रहे होंगे, क्योंकि मनरेगा काम कैसा दे रहा है? अनस्किल्ड जॉब दे रहा है, जिसमें स्किल की ज़रूरत नहीं है। तो अनस्किल्ड जॉब में क्या होगा? लेबर इंटेंसिव जॉब होगा, कि वो हो सकता है किसी बिल्डिंग बनाने में लेबर का काम कर रहे हो, कहीं पेंटिंग कर रहे हो, कहीं कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो, कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में हो। तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा गांव में, जैसे कि वाटर सैनिटेशन फैसिलिटी इंप्रूव होगी। तो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड कराने में भी मनरेगा हेल्प करता है। फिर से मनरेगा फीमेल रिप्रेजेंटेशन को भी इंश्योर करता है। देखो 1/3 सीट्स या 1/3 वर्क जो है वो एलोकेट किए जाते हैं फीमेल्स को, उनके लिए रिजर्व है। और देखो कंपनसेटिंग इनकम लॉस। अब देखो इनकम लॉस को कंपनसेट कर रहा है ना मनरेगा। देखो काम नहीं मिला 15 दिन के अंदर, तब आपको कंपनसेशन मिलेगा। अगर 15 दिन से ज़्यादा डिले हो गया है, आपको पेमेंट नहीं मिला है, तब भी आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो जो इनकम लॉस हो रहा है उसको मनरेगा कंपनसेट कर रहा है। और इससे कोविड के टाइम पे बड़ा फ़ायदा हुआ था लोगों को, मतलब मनरेगा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था गाँव के इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि लोग तो काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण सरकार अलाउ नहीं कर रही थी बाहर निकलना। तो उनको तो वो तो काम करने के लिए रेडी थे ना, लेकिन उनको काम नहीं मिला ड्यू टू पैंडेमिक, तो उनको इसका कंपनसेशन मिला था। तो गांव के लोगों को 20% से लेकर 80% तक का कंपनसेशन मिला है कोविड के टाइम पे, जिससे उनको उनकी जो लाइवलीहुड है वो ठीक ठाक से चली है। नहीं तो तुम सोचो ना, गांव के लोग तो भूखे मर जाते, उनके पास कहाँ से पैसा आता। सरकार ने उनको कंपनसेशन दिया है 20% से लेकर, कुछ लोगों को 20% मिला, कुछ लोगों को 40% मिला, लोगों को 60% का कंपनसेशन मिला। ऐसे करके 20 से 80% का कंपनसेशन सरकार ने दिया है कोविड के पीरियड में, ठीक। पाँचवा सिग्निफिकेंस देखो, पाँचवा सिग्निफिकेंस इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये सोशल ऑडिट को इंश्योर करता है। अब देखो मनरेगा में प्रोविज़न है ना सेक्शन 17 की सोशल ऑडिट मैंडेटरी है कि कराना है। सोशल ऑडिट क्या होता है वो समझाए हैं। और सोशल ऑडिट होने से ट्रांसपेरेंसी आती है, करप्शन का चांस कम हो जाता है।
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है कि भैया जिम्मेदारी से काम करो, नॉर्मल ऑडिट नहीं है कि सरकार का 4 ऑफिसर आएगा और ऑडिट करके चला जाएगा। सोशल ऑडिट में नॉर्मल सिटीजन्स भी शामिल होंगे और एनजीओ भी शामिल होंगे, इसलिए करप्शन का कोई स्कोप नहीं है। इसलिए ईमानदारी से काम करो, ट्रांसपेरेंट होकर काम करो। तो सोशल ऑडिट से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। तो ये सब मनरेगा स्कीम के फ़ायदे हैं, सिग्निफिकेंस है इस स्कीम का। अब फ़ायदे तो देख लिए, अब स्कीम में चैलेंजेस भी बहुत हैं। चैलेंजेस कैसे हैं? करप्शन, कोई भी सरकारी स्कीम हो उसमें करप्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, करप्शन होता है। लीकेजेस ऑफ फंड्स होते हैं, मान लो सरकार के तरफ से 100 रुपये आया मनरेगा में जॉब देने के लिए, तो उस 100 रुपये में से 20 रुपये निकाल दिए जाते हैं करप्शन में। तो वो 20 रुपये लीक करके निकल गया ना, तो लीकेज ऑफ फंड्स को हम करप्शन बोलते हैं कि पैसा निकल गया। तो ये बड़ा एक चैलेंज है। दूसरा, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है, सिर्फ रूरल रीजन में काम मिल रहा है, उसमें भी बड़ा लिमिटेड जॉब की अपॉर्चुनिटी है। अर्बन रीजन को तो हम कवर ही नहीं कर रहे हैं इस एक्ट में, सिर्फ गांव के रीजन को कवर कर रहे हैं, और जॉब की अपॉर्चुनिटी बड़ा लिमिटेड है। जो पेमेंट वेज रेट मिल रहा है काम करने वाले लोगों को, वो बड़ा कम पेमेंट मिल रहा है। साथ ही साथ ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और हर्डल्स तो होते ही हैं, सरकारी काम में कितना देरी लगता है, कितना हर्डल्स आते हैं। तो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और हर्डल्स तो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन की पहचान है। फिर से अनस्किल्ड जॉब मिल रहा है मनरेगा में, स्किल्ड अपलिफ्टमेंट हो ही नहीं रहा है आज के टाइम पे, जहाँ स्किल अपलिफ्टमेंट, स्किल डिमांड इतनी बढ़ गई है, स्किल इंटेंसिव जॉब की डिमांड इतनी बढ़ गई है, वहाँ मनरेगा अभी भी अनस्किल्ड जॉब अगर देगा तो ये एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट तो लोग का हो नहीं रहा है, वो उसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में है, ईंटा पत्थर उठा के इधर उधर रख रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, तो कोई उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये एक चैलेंज है। फिर से क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो अप टू मार्क नहीं है, लोगों को जो काम मिल रहा है ना वो मतलब डिग्निटी वाला काम नहीं है। कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई पेंटिंग का काम कर रहा है, कोई कचरा उठाने का काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है। तो क्वालिटी ऑफ जो वर्क इसमें मिल रहा है वो अप टू द मार्क नहीं है। ठीक, सोशल ऑडिट मैंडेटरी है ना मनरेगा में, ताकि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर किया जा सके, ऊपर बताए हैं ना सेक्शन 17। लेकिन सोशल ऑडिट रेगुलर होता ही नहीं है, लंबे लंबे टाइम तक सोशल ऑडिट मनरेगा में नहीं होता है, ये एक चैलेंज है। और पेमेंट भी डिले होती है। देखो, डिलेड पेमेंट होने पे कंपनसेशन देना है ना, 15 दिन से ज़्यादा अगर पेमेंट आपकी डिले हो गई तो। लेकिन पेमेंट में डिलेड होता है और लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो कंपनसेशन अवेल करा सके। लोगों को पता ही नहीं है कि कंपनसेशन भी मिल रहा है। तो गांव के लोग में जो एजुकेशन बैकवर्डनेस भी तो है, वो उतने एडुकेटेड नहीं है ना, तभी तो अनस्किल्ड जॉब मनरेगा में कर रहे हैं। तो उनको पता ही नहीं है कि भैया पेमेंट देर हो गया है, कंपनसेशन भी मिलना है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि पेमेंट डिले होती ही होती है। और टेक्नोलॉजिकल इश्यूज बहुत आते हैं, जैसे मनरेगा में एक सिस्टम शुरू कर दिया है सरकार ने जियो टैगिंग का, टेक्नोलॉजी के नाम पे जियो टैगिंग शुरू कर दिया है। इसका फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल टैगिंग। मतलब आप जब भी जाएंगे मनरेगा में काम करने ना, तो वहाँ पे अटेंडेंस लगाएंगे, और अटेंडेंस वो आपका जीपीएस के थ्रू टैग करेगा लोकेशन, कि हाँ ये इंसान अपने काम करने वाले जगह पे आ गया है, ये ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं कि ये इंसान इसी जीपीएस लोकेशन पे अभी खड़ा है, और यहाँ से टैग कर रहा है कि हाँ आई एम प्रेजेंट। तो जियो टैगिंग कुछ नहीं, अटेंडेंस है, ज्योग्राफी बेस्ड अटेंडेंस है, कि हम उस जगह पे खड़े होकर काम करने के लिए आ गए हैं जहाँ पे हमको काम एलोकेट किया गया था। तो ये सरकार करने के लिए तो कर दिया है जियो टैगिंग, लेकिन इसमें बड़ा दिक्कत आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल इशू आ रहा है, गाँव में नेटवर्क नहीं रहता है। अब नेटवर्क नहीं रहेगा तो जियो टैगिंग कहाँ से चलेगा, जीपीएस कहाँ से तुम्हारा काम करेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। तो ये सब मनरेगा के चैलेंजेस हो गए। अब तुम चैलेंजेस बताए तो समाधान सॉल्यूशन भी बताओ, वे फॉरवर्ड भी बताओ। तो वे फॉरवर्ड में हम क्या बता सकते हैं कि हम मनरेगा के कवरेज को इंक्रीज करेंगे। कवरेज को इंक्रीज करेंगे मतलब सिर्फ रूरल एरिया तक मनरेगा क्यों कन्फाइंड रहे, इसको अर्बन एरिया तक भी हम फैलाएंगे। एक मनरेगा अर्बन लेकर आ सकते हैं, जो अर्बन रीजन में लोगों को काम देगा, अर्बन एरिया में काम देगा। तो सिर्फ रूरल तक ही क्यों सीमित करना है, क्योंकि बेरोजगारी तो अर्बन रीजन में भी है, तो अर्बन रीजन में भी काम मिलना चाहिए। सोशल ऑडिट जो ठीक से हो नहीं रहा है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराना एक बड़ा
सॉल्यूशन हो सकता है कि सोशल ऑडिट इम्प्लीमेंट हो। फिर से करप्शन, जो लीकेज ऑफ फंड हो रहा है, उस करप्शन को हमको टैकल करना होगा। जॉब कार्ड हम बनवा सकते हैं कि जो एलिजिबल लोग हैं जो काम करने आ रहे हैं मनरेगा में, उनके लिए हम जॉब कार्ड बनवा दें ताकि कोई फेक काम करने वाला ना आ जाए मनरेगा में। तो जॉब कार्ड हम बनवा सकते हैं। इफ़िशियंट टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देखो, टेक्नोलॉजी तो इनकॉर्पोरेट कर दिया है सरकार ने जियो टैगिंग से, लेकिन क्या वो इफ़िशियंट है? नहीं है इफ़िशियंट। गांव में नेटवर्क ही नहीं है, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, तो इफ़िशियंट नहीं है ना। तो इफ़िशियंट टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करो, तब जाकर फ़ायदा होगा मनरेगा में कि हाँ डिजिटल पेनिट्रेशन हो रहा है। नहीं तो नेटवर्क ही नहीं रहेगा, नाम के लिए जी आप लगा दिए हैं ऑनलाइन अटेंडेंस वाला, उससे क्या फ़ायदा है? वो काम ही नहीं कर रहा है। तो नाम के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा है, वो काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या फ़ायदा है? तो इफ़िशियंट टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कराएंगे हम, और स्किल अपलिफ्टमेंट प्रमोट करेंगे। देखो, मनरेगा सिर्फ अनस्किल्ड जॉब दे रहा है ना, तो भैया स्किल ट्रेनिंग पे भी बात करो। वो जो लोग आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ 100 दिन का काम लेने, उनसे बस अनस्किल्ड जॉब ही मत करवाओ, उनको कुछ ना कुछ स्किल सिखाओ, ताकि वो 100 दिन के बाद खुद को किसी अच्छे जगह पे काम में रोजगार में लगा सके। क्योंकि 100 ही दिन का तो काम दे रहे हो, जिंदगी भर खिलाने का तुमने जिम्मेदारी तो नहीं ले लिया मनरेगा में। 100 ही दिन का काम दे रहे हो ना, तो 100 दिन में कम से कम उसको एक छोटा सा स्किल ऐसा सिखा दो कि उसको किसी फैक्ट्री में छोटा मोटा ही नौकरी मिल जाए, फिर धीरे धीरे वो सीखता जाएगा। तो स्किल अपलिफ्टमेंट पे हम काम कर सकते हैं। लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि भैया तुमको अगर डिलेड पेमेंट मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है 15 दिन के अंदर, तो तुमको कंपनसेशन मिलेगा। इस बात की जानकारी दे सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं। और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेंगे। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी इंश्योर करना। जितने भी स्टेक होल्डर्स मनरेगा में इनकॉर्पोरेटेड है ना, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं? जैसे कि एक स्टेक होल्डर तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है जो पूरा मनरेगा को इम्प्लीमेंट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये सब अकाउंटेबल हो, जिम्मेदार हो कि इनकी ड्यूटी है मनरेगा को इफिशियंटली इम्प्लीमेंट करना। तो ये सॉल्यूशंस हो जाएंगे, वे फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब मनरेगा हमारा ख़त्म। मनरेगा के बारे में देख लिए, कौन कौन एलिजिबल है वो देख लिए, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है वो देख लिए, मनरेगा एक्ट के सारे प्रोविजंस देख लिए, सोशल ऑडिट देख लिए, मनरेगा के फ़ायदे देख लिए, मनरेगा के चैलेंजेस देख लिए, मनरेगा का सॉल्यूशन क्या क्या होगा जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो देख लिए। अब आ जाओ रीसेंट डिबेट पे। तो एक रीसेंट डिबेट अभी इसी साल सामने आया है। मनरेगा में एक प्रोविज़न और है, ठीक उसी एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 27। मनरेगा एक्ट का ही एक सेक्शन है, सेक्शन 27। देखो, एक सेक्शन तुमको हम सेक्शन 17 कराए हैं ना मनरेगा का, जिसमें मैंडेटरी है सोशल ऑडिट करना। उसी तरीके से मनरेगा एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 27। इस सेक्शन 27 में ये बोला गया है, मतलब बोला क्या गया है, सेंटर को पावर दी गई है, एम्पावर द सेंटर टू स्टॉप फंडिंग टू स्टेट इफ सेंटर्स डायरेक्शन नॉट फॉलोड बाय स्टेट। ये सेक्शन 27 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो स्टेट्स की, अलग अलग स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, अलग अलग स्टेट्स हैं। तो ये सेंटर को पावर मिला है इस सेक्शन 27 से कि वो किसी भी स्टेट का फंडिंग रोक सकता है। फंडिंग कौन कर रहा है मनरेगा में? सेंटर कर रही है, पूरी फंडिंग सेंटर करती है। तो सेंटर जो फंडिंग कर रही है वो उस फंडिंग को रोक सकती है। किस केस में? अगर सेंटर के डायरेक्शन को स्टेट नहीं मानता है तो। मान लो सेंटर ने कहा कि जाओ मनरेगा में तुम ये काम करो, लेकिन स्टेट कहे नहीं नहीं ये काम तो हम नहीं करेंगे, तो स्टेट ने उस सेंटर के डायरेक्शन को नहीं माना, तो ये सेक्शन 27 सेंटर को पावर देता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुन रही है तो आप फंडिंग रोक सकते हैं। ठीक इसी सेक्शन 27 का इस्तेमाल करके बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सेंटर ने फंडिंग को रोक दी थी। सेंटर स्टॉप्ड फंडिंग इन वेस्ट बंगाल। मनरेगा एक्ट में जो फंडिंग दी जाती है वेस्ट बंगाल को, उसको सेंटर ने रोक दिया था। और क्या बोला था कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो है वो सेंटर की बात नहीं मान रही है। कैसे नहीं मान रही है? वेस्ट बंगाल में फ़ंड्स का मिसयूज़ किया जा रहा है। जो मनरेगा के नाम पे फ़ंड्स दिया जा रहा है ना, उस फंड्स का मिसयूज़ किया जा रहा है, उस फंड्स को डाइवर्ट करके किसी और काम में लगा दिया जा रहा है। इस ग्राउंड्स पे सेंटर ने सेक्शन 27 का इस्तेमाल करके मनरेगा में फंडिंग रोक दी थी, मनरेगा एक्ट में, वेस्ट बंगाल में। और ये कब से रोकी हुई है? 2022 से रोकी हुई है। ठीक, और 2022 से रोकी हुई है, तो इससे क्या हैम्पर हो रहा है? लोगों का काम करने का अधिकार, मनरेगा
राइट टू वर्क देता है ना, अधिकार दे रहा है ना काम करने का रूरल हाउस होल्ड को, तो इससे जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं उनका राइट टू वर्क हैम्पर हो रहा है, उनका राइट टू वर्क तो उनको नहीं मिल रहा है 2022 से। तो तुरंत फिर हाई कोर्ट एक्शन में आया है अभी 2025 में, और हाई कोर्ट ने बोला है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन आप सेक्शन 27 में लगा रहे हैं, फंडिंग रोक रहे हैं, ये एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए, एक सीमित समय के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए कि लगातार आप बंदे कर दिए, पैसा ही नहीं दे रहे हैं, 10 साल हो गया पैसा ही नहीं दे रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अब 2022 से आप फंडिंग रोके हुए हैं, तो इससे जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं उनका राइट टू वर्क हैम्पर हो रहा है। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप फंडिंग को रिज्यूम कीजिए, वापस से फंडिंग वेस्ट बंगाल को देना शुरू कीजिए। ये एक रीसेंट डिबेट था, ये थोड़ा पुराना डिबेट था जो हम करंट अफेयर में जून जुलाई में किए थे, ये जून जुलाई का डिबेट है। अब आ जाओ अभी का अमेंडमेंट जो 3-4 दिन से खबर में है। तो अभी सरकार ने अमेंडमेंट किया है, मनरेगा का नाम बदल दिया है। सबसे पहले तो मनरेगा का नाम बदल के कर दिया गया है क्या, वीजी राम जी एक्ट, जिसका वीबीजी राम जी एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। इसी को हम शॉर्ट में बोल रहे हैं वीबीजी राम जी एक्ट। ठीक, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। ग्रामीण को हम रूरल रीजन बोलते हैं ना, हिंदी में ग्रामीण बोल देते हैं, तो इसका नाम बदल दिया गया है। साथ ही साथ डेज इंक्रीज कर दी गई है। देखो पहले मनरेगा में कितना दिन का काम मिल रहा था, 100 दिन का। अब अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद कितना दिन का काम मिलेगा, तो 125 दिन का काम मिलेगा। 100 से दिन इंक्रीज करके 125 दिन कर दिया गया है। ठीक, तीसरा, फंडिंग शेयर बांट दिया गया है। पहले ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, पूरा ये जो फंडिंग है ना, मतलब एक तरीके से मोस्टली जो इसकी फंडिंग होती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती थी। लेकिन अब फंडिंग शेयर को थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया है, डिवाइड किया गया है। कैसे, 60:40 के रेशियो में अब फंडिंग शेयर होगा। 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी टू इम्प्लीमेंट मनरेगा। ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स के लिए 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% पैसा ही स्टेट गवर्नमेंट देगी। ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कौन से स्टेट हो गए, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब वाले जो स्टेट्स हो गए ना, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए। और हिमालयन स्टेट्स जैसे उत्तराखंड हो गया, ये सब हिमालयन माउंटेन जिस स्टेट्स में है ना, तो ऐसे दो स्टेट्स के लिए सेंटर 90% पैसा देगी, 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देंगे। लेकिन जो नॉर्मल स्टेट है जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इस केस में 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये भी चेंज किया गया है। और चेंज क्या किया गया है, डिमांड बेस्ड से मनरेगा अब सप्लाई बेस हो गया है। इसको ध्यान से समझना। देखो पहले था लोग डिमांड करते थे काम की, उनको काम मिल जाता था। एक तरीके से गारंटी कर रहा है मनरेगा एक्ट कि हम आपको काम देंगे, तो डिमांड वो करते थे, उनको काम मिल जाता था। लेकिन अब सप्लाई बेस्ड हो गया है। अब इस सप्लाई बेस्ड का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। इसका मतलब ये है कि जितनी बजटरी एलोकेशन होगा उतना ही लोगों को काम मिलेगा। तुम इसको ध्यान से समझना। पहले यह था जितने रूरल हाउस होल्ड आ गए काम करने के लिए जो एलिजिबल हैं इस एक्ट में, उनको काम मिल जाता था। अब कह दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि अब हम इसको सप्लाई बेस्ड पे शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना पैसा होगा ना, उस पैसे के आधार पे लोगों को काम देगी। मान लो सरकार के पास 100 ही रुपये हुआ, सेंटर और स्टेट के कंट्रीब्यूशन को मिलाकर मनरेगा में फंड में 100 ही रुपये आया, तो 100 रुपये में अगर हम 20-20 रुपये भी पेमेंट बांटेंगे, वेजेस बांटेंगे, तो 5 ही लोगों को काम दे पाएंगे ना, छठे लोग को तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 20-20 से वो 5 लोग में बंट गया। तो वही सप्लाई बेस्ड हो गया है कि जितना बजट का सप्लाई होगा ना, उस आधार पे काम मिलेगा, न कि डिमांड के आधार पे। क्लियर हुआ ये बात। पहले डिमांड के आधार पे मिलता था, जो डिमांड किया उसको काम मिल गया। अब हो गया है सप्लाई के आधार पे कि जितना पैसा का सप्लाई होगा, जितना बजटरी एलोकेशन होगा, उस आधार पे काम मिलेगा। अब इसी का क्रिटिसिज्म आ रहा है। क्रिटिसिज्म क्या आ रहा है कि इससे राइट टू वर्क आप हैम्पर कर रहे हैं, लोगों का काम करने का अधिकार जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा,
वो रिस्ट्रिक्ट होने लगेगा। कैसे? पहले तो जो आता था डिमांड किया उसको काम मिलना मैंडेटरी था। अब आप सप्लाई बेस्ड कर रहे हैं कि जितना पैसा है, जितना पैसा हम जमा कर पाएंगे मनरेगा के लिए, उस आधार पे उतने लोगों को ही हम काम दे पाएंगे। तो इससे राइट टू वर्क हैम्पर होगा लोगों का। तो ये एक क्रिटिसिज्म नए वाले एक्ट का इस पॉइंट का आ रहा है। साथ ही साथ एक और प्रोविज़न डाला गया है, 60 डेज़ का पॉज हो जाएगा। मतलब 60 दिन कोई काम नहीं मिलेगा मनरेगा में। किस समय 60 दिन? जब पीक सोइंग और हार्वेस्टिंग सीज़न होता है ना। पीक सोइंग मतलब जब एग्रीकल्चर में हम बीज बोते हैं ना, बीज लगाते हैं, बीज बोते हैं, तो उसको सोइंग बोलते हैं। तो जो पीक सोइंग सीज़न होता है एग्रीकल्चर का, उस टाइम पे काम नहीं मिलेगा। और हार्वेस्टिंग सीज़न जब फसल की कटाई होती है, उस टाइम पे काम नहीं मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर 60 दिन तक काम को रोका गया है कि मनरेगा में काम नहीं मिलेगा। 60 डेज़ का पॉज लग गया है ड्यूरिंग पीक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीज़न। अब ये पॉज क्यों लग गया है? ताकि एग्रीकल्चर लेबर की अवेलेबिलिटी बनी रहे। मान लो पीक सोइंग और हार्वेस्टिंग सेशन में लोगों को काम मिलने लगा मनरेगा में, देते गया सरकार, देते गया, तब तो हो सकता है कि एग्रीकल्चर में लेबर्स की कमी हो। तो सरकार ये चाहती है कि एग्रीकल्चर में लेबर की कमी ना हो हार्वेस्टिंग के टाइम पे, सोइंग के टाइम पे। इसलिए 60 डेज़ का मनरेगा में काम देने के लिए वो हॉल्ट कर दिया है कि इस 60 डेज़ हम काम नहीं देंगे। इस 60 दिनों के लिए मनरेगा स्टॉप्ड रहेगा, फंक्शन इसकी नहीं होगी। कौन से 60 दिन? पीक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन में, ताकि एग्रीकल्चर लेबर की कमी ना हो। ठीक। तो ये इस बार के अमेंडमेंट्स थे। कुछ खास अमेंडमेंट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। फंडिंग शेयर बदल दिया गया है, दिन को बढ़ा दिया गया है 100 से 125, नाम बदल दिया गया है, और डिमांड बेस्ड से सप्लाई बेस्ड हो गया है। और 60 दिन का पॉज लगेगा मनरेगा पे ड्यूरिंग पीक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन। अब तो मनरेगा बोलना भी ठीक नहीं है, अब तो वीबी जी राम जी एक्ट ये हो गया है। ठीक, नाम बदल दिया गया है। अब ये अभी का अमेंडमेंट है जो 2-3 दिन 4 दिन से हल्ला हो रहा है। ठीक, वो जो हम कंप्लीट करा दिए अभी। एक अमेंडमेंट 2025 में भी हुआ, सॉरी सितंबर 2025 में हुआ था, मतलब 2 महीना पहले अभी हुआ था। इसमें कुछ नहीं, एक छोटी सी अमेंडमेंट की गई थी जो कि हम सितंबर में डिस्कस भी किए थे करंट अफेयर में। छोटा सा अमेंडमेंट क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया था। क्या मैंडेटरी कर दिया था? कि मनरेगा में जो फंड्स आ रहे हैं उसका मिनिमम एक अमाउंट यूज़ किया जाएगा वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक, मतलब 100 रुपये मान लो मनरेगा में आ रहा है, तो मिनिमम एक अमाउंट कोई भी सरकार फिक्स करेगी, 20 रुपये, 15 रुपये, कि इतना पैसा तो आपको वाटर कंजर्वेशन और वाटर हार्वेस्टिंग में लगाना है, ताकि पानी की कमी, ग्राउंड वाटर जो स्कार्सिटी हो रहा है, उसको हम टैकल कर सकें। तो ये 2025 में छोटा सा एक अमेंडमेंट हुआ था, वो भी तुमको हम अभी करा दिए। और वैसे ये अमेंडमेंट हम 2025 सितंबर के करंट अफेयर में देखे थे। अभी जो रीसेंट अमेंडमेंट हुआ है वो ये है, ठीक इसके ऊपर जो कंप्लीट कराए, जो अभी 3-4 दिन से हल्ला हो रहा है। और ये कुछ इश्यूज़ हैं, रीसेंट डिबेट जो मनरेगा पे चले हैं जून जुलाई 2025 में, कि वेस्ट बंगाल की फंडिंग रोक दी, वो तुमको करा दिए। इस साल ही रीसेंट डिबेट भी ये आया है। मनरेगा के सॉल्यूशंस बता दिए, मनरेगा के चैलेंजेस बता दिए, मनरेगा का फ़ायदा सिग्निफिकेंस बता दिए, मनरेगा के बेसिक की प्रोविज़न्स बता दिए, मनरेगा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिए, मनरेगा का इवोल्यूशन कैसे आया, कब बना, क्या इसका काम है, सब बता दिए। और अब इसका नाम बदल गया है, तो मनरेगा बोलना ठीक नहीं है, वीबी जी राम जी एक्ट बोलना 2025। ठीक, मनरेगा कंप्लीट। अभी ज़रा एक बार इमेजिन करो यूपीएससी क्या पूछ सकता है इससे बाहर। वो मनरेगा पूछ सकता है, कब आया एक्ट वो पूछ सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, कितने दिन का काम देता है वो पूछ सकता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है वो पूछ सकता है, कौन एलिजिबल है ये पूछ सकता है, सब कर लिए। की प्रोविज़न मनरेगा के क्या क्या हैं वो पूछ सकता है, वो भी कर लिए। सोशल ऑडिट तो एक्स्ट्रा तुमको हम समझाने के लिए लिखे हैं। मनरेगा के फ़ायदे में इसमें पूछ सकता है, चैलेंजेस पूछ सकता है, और उसका सॉल्यूशन पूछ सकता है। और जो अभी रीसेंट डिबेट क्या चला है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या फंडिंग रोक दी है वेस्ट बंगाल का, रीसेंट जो डिबेट है ये पूछ सकता है, वो डिस्कस कर लिए। और इसका फैसला हाई कोर्ट ने क्या दिया है वो बता दिए। रीसेंट अमेंडमेंट अभी क्या क्या बदलाव किए गए हैं वो बता दिए, और एक अमेंडमेंट जो सितंबर में हुआ था वो बता दिए। दैट्स इट, मनरेगा ख़त्म। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछेगा। एक यूपीएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुम ज़रा देखना। अब तुमको यहाँ पे तो फुल स्क्रीन दिखेगा नहीं, ये मोबाइल है तो मुझे मोबाइल को अब घुमाना होगा, रुक जाओ। ये क्वेश्चन ज़रा पढ़ना, ये PYQ 2011 में आया हुआ है। ये पढ़ना और इसका आंसर करने की कोशिश करना। 100% तुम सबके सब सही करोगे, कमेंट में इसका आंसर दे देना। और ये कुछ मेंस के क्वेश्चन हैं,
जो तुम दोनों मेंस का क्वेश्चन लिखो, कुछ नहीं, जो हम कंटेंट अभी ऊपर डिस्कस किए हैं ना, उसी में से दोनों बन जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत इजी है, ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। और इस बार 2026 में मनरेगा हाई प्रोबेबिलिटी में है, क्योंकि वो इस साल बहुत डिस्कशन में आया है। तुम देखो ना, ये जून का डिबेट देखो, जून जुलाई 2025 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल की फंडिंग रोकी, अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ, सितंबर में हुआ था, तो मनरेगा बहुत न्यूज़ में है। ठीक है, और मनरेगा से काफ़ी टाइम से मेंस में सवाल आया भी नहीं है, तो 2026 के लिए मनरेगा इज़ वेरी क्रूशियल। तो ये हमारा नोट्स था, ये आपको अपलोड मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। और ये कुछ PYQs, ये तो प्रीलिम्स में आए हुए हैं 2011 में यूपीएससी में, जिसका आंसर तुम लोग करना कमेंट में। और ये मेंस के क्वेश्चन 2 हैं, इसको लिखने की कोशिश करना। कोशिश क्या करना है, बहुत अच्छे से तुम लोग लिख लोगे, तो लिख के डालो ग्रुप में, कल इस पर हम डिस्कशन करते हैं। दैट्स इट, ये हमारा मनरेगा कंप्लीट। चलो, टेक केयर।